अब तूने बजाया। मुक्त होंगे या मरेंगे कर लिया प्रण सैनिकों ने। एक स्वर होकर समर का गीत भारत ने गुंजाया। राष्ट्र जागा, राष्ट्र जागा। दिशाओं में तरंगित हो गई पागल जवानी, हो गई पागल जवानी। देश के इस छोर से उस छोर तक तूफान आया। राष्ट्र जागा, राष्ट्र जागा। मिल गया संकेत तेरा, हो गए तत्पर सिपाही, हो गए तत्पर सिपाही। बढ़ चले सबके कदम जिस क्षण कदम तूने बढ़ाया। राष्ट्र जागा, राष्ट्र जागा, राष्ट्र जागा, राष्ट्र जागा। आचार्य शिवपूजन सहाय उन साहित्यकारों में अग्रगण्य थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहकर अपने साहित्य का लेखन किया। मेरे पिता शिवपूजन सहाय का सारा लेखन भोजपुर की मिट्टी से उपजा हुआ लेखन है और उसमें भोजपुर की मिट्टी की सूंधी सुगंध मिलती है। वहाँ के ग्रामीण चरित्र उनके उपन्यास और उनकी कहानियों में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। हमारे देश के बिहार प्रांत की धरती ने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन पर न केवल बिहार बल्कि समूचे भारत को गर्व है। इनमें कई जाने माने राष्ट्र नेता, विचारक, महान कवि और लेखक शामिल हैं। बिहार के भोजपुर अंचल में कोचान नदी के किनारे बसा है एक छोटा सा गांव उनवास। इसी गांव में 9 अगस्त 1893 को एक ऐसे होनहार बालक का जन्म हुआ जिसने बड़े होकर एक प्रसिद्ध लेखक, संपादक और महान देशभक्त के रूप में खूब सम्मान पाया। इस महान सपूत का नाम था शिवपूजन सहाय। इनके पिता वागेश्वरी दयाल गांव में पटवारी थे और माता राजकुमारी देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थीं। ये गांव के छोटे से पुश्तैनी मकान में रहते थे। गांव में कोई खास सुविधाएं भी नहीं थीं। शिवपूजन सहाय का बचपन उनवास गांव की गलियों, खेतों और प्रकृति की हरियाली गोद में गुजरा। स्वभाव से वो बड़े सीधे, भावुक और धार्मिक थे। वो गांव के शिव मंदिर में शिव की पूजा करने हर दिन जाया करते। उनवास गांव की छोटी सी पाठशाला में ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई। बाद में शिवपूजन सहाय ने आरा में KJA यानी कायस्थ जुबली अकादमी में प्रवेश लिया और उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी की शिक्षा पाई। आरा के इस स्कूल का नाम अब बदलकर हरप्रसाद दास जैन स्कूल कर दिया गया है। शिवपूजन बड़े ही बुद्धिमान और मेहनती छात्र थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो बचपन से ही साहित्य में काफी रुचि लेते थे। पिता की सलाह पर उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की। मैट्रिक पास करने पर उन्हें अपने ही स्कूल KJ अकादमी में हिंदी शिक्षक की नौकरी मिल गई। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रति शिवपूजन के दिल में माता पिता जैसा ही प्रेम और सम्मान था। शिवपूजन ने अपने स्वर्गीय पिता और माता की याद में गांव में अपने ही मकान में एक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की।
आज भी इस पुराने पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ साहित्यिक ग्रंथ, बाल साहित्य और कई प्राचीन पुस्तकें मौजूद हैं। बिहार का आरा नगर उन दिनों एक महत्वपूर्ण हिंदी भाषा और साहित्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों का एक प्रमुख गढ़ माना जाता था। आरा उस समय के हिंदी प्रेमियों, विचारकों और साहित्यकारों के मिलने जुलने का महत्वपूर्ण केंद्र था। नागरी प्रचारणी सभा आरा में ही शिवपूजन सहाय कई महान लेखकों और कवियों के संपर्क में आए। इन लोगों में मुख्य थे उनके साहित्यिक गुरु पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा, शिवनंदन सहाय, सकल नारायण शर्मा और ब्रजनंदन सहाय, ब्रजबल्लभ आदि। सरल स्वभाव वाले प्रतिभाशाली शिवपूजन सहाय का नाम जाने माने लेखकों में शामिल हो गया था। एक यशस्वी संपादक के रूप में उनकी अलग ही पहचान बन चुकी थी। उन्हीं दिनों देश में गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हर कोने में देशभक्ति की लहर फैली हुई थी। युवक शिवपूजन ने भी गांव-गांव जाकर कांग्रेस के संदेश का प्रचार किया और आजादी की लड़ाई में एक देशभक्त की तरह अपना योगदान दिया। सन 1918 में शिवपूजन सहाय ने दिल्ली में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में एक प्रतिनिधि की हैसियत से हिस्सा लिया और फिर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 में उन्होंने स्कूल की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। काम की तलाश में शिवपूजन सहाय कलकत्ता पहुंचे। राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने पत्रकारिता का मार्ग चुन लिया था। वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली मारवाड़ी सुधार पत्रिका का संपादन करने लगे। इस दौरान उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग उनकी संपादकीय प्रतिभा, सशक्त लेखनी और मौलिक शैली का लोहा मानने लगे थे। बाद में शिवपूजन सहाय हिंदी साप्ताहिक मतवाला के साथ जुड़ गए। मतवाला व्यंग और विनोद से भरपूर एक क्रांतिकारी हिंदी साप्ताहिक था। उन दिनों चारों तरफ मतवाला के नाम का डंका था। वे मतवाला मंडल के सदस्य थे और स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव सेठ के साथ उन्होंने एक ऐसे पत्र की शुरुआत की जिसमें व्यंग विनोद के साथ अतः गंभीरता भरी हुई थी। उनके पत्रकारिता में भी ग्रामीण चिंतन का यह मूल स्वर उभरकर सामने आता है और यदि उनके साहित्य को उसकी संपूर्णता में देखें तो मैं समझता हूं कि उसका मूल स्वर उनका यही ग्रामीण दर्शन है। कलकत्ता में कुछ समय सक्रिय रूप से कार्य करने के बाद शिवपूजन सहाय मतवाला छोड़कर लखनऊ आ गए। लखनऊ में उन्होंने दुलारी लाल भार्गव के गंगा पुस्तक माला कार्यालय में माधुरी नामक पत्रिका के संपादन विभाग में काम करना शुरू किया। लखनऊ में ही उन्होंने हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की रंगभूमि और कई दूसरी कहानियों का सफल और सुंदर संपादन भी किया, जिन्हें दुलारी लाल ने प्रकाशित किया। आजीविका के लिए शिवपूजन सहाय कुछ दिन फिर से कलकत्ता में रहे और उन्होंने आदर्श उपन्यास, तरंग, भौजी और समन्वय आदि का संपादन किया। सन 1926 में वो काशी यानी बनारस चले आए। शिवपूजन सहाय जब केवल 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। भाग्य लगातार उनकी परीक्षा लेता रहा। फिर उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। जब उन्होंने दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी भी चल बसी। काशी में उनका तीसरा विवाह हुआ। वो काल भैरव मोहल्ले के एक मकान में रहते थे। तीसरी पत्नी बच्चन देवी से उनकी 4 संतानें हुई, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। काशी में ही
शिवपूजन सहाय का संपर्क उस समय के कई जाने माने लोगों के साथ हुआ। इनमें प्रमुख थे जयशंकर प्रसाद, विनोद शंकर व्यास, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबूराव विष्णु पराटकर, राय कृष्णदास। 1930-32 में काशी हिंदी साहित्यिकों से भरा हुआ था। उसी में आकृष्ट होकर के आचार्य शिवपूजन सहाय यहाँ आए और कौन सा ऐसा साहित्यिक होगा जिसकी प्रेस कॉपी बनाने में और उसका संशोधन करने में उनका योगदान नहीं था। इसके अलावा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अभिनंदन ग्रंथ निकालने की योजना उनकी थी। शिवपूजन जी देहाती दुनिया उपन्यास के रचनाकार थे और वो उपन्यास हिंदी में अपने ढंग का अनोखा है। राम जी की चिरई, राम जी का खेत जैसी कुछ पंक्तियां तो लोगों को आज भी याद हैं। जितना जी चाहे आके खा जा, अरे तुझे तो कोई परोस के देने वाला नहीं है। अरे राम जी के चिरई, राम जी के खेत, राम जी के चिरई, राम जी के खेत, खा ले रे चिरैया भर भर पेट। शिवपूजन सहाय ने काशी में छायावाद युग की महत्वपूर्ण पत्रिका जागरण का संपादन भी किया। बाद में वो कुछ दिन लहेरिया सराय दरभंगा में भी रहे। यहाँ उनका कहानी संग्रह विभूति प्रकाशित हुआ। साथ ही उन्होंने बालक नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1939 में शिवपूजन सहाय हिंदी प्राध्यापक के रूप में राजेंद्र कॉलेज छपरा चले आए। उन्होंने छपरा में 10 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों, ग्रंथों का लेखन और संपादन भी किया। इनमें सबसे उल्लेखनीय है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का प्रभावशाली संपादन। स्वयं राजेंद्र बाबू ने अपने संस्मरण में लिखा है, मैंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। शिवजी की वजह से ही वह प्रकाश में आ सकी। उन्होंने न सिर्फ उसकी पांडुलिपि को पढ़ा, बल्कि जहां भी थोड़ी भूल रह गई थी उसको भी सुधारा। इसी दौरान वो 17वें प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। छपरा प्रवास के दौरान ही उन्होंने ग्राम सुधार, अन्नपूर्णा के मंदिर में और 2 घड़ी आदि पुस्तकें प्रकाशित की। जयंती स्मारक ग्रंथ और इंद्र अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया। शिवपूजन सहाय ने जीवन भर अपने दुखों और परेशानियों को भुलाकर दूसरों की मदद की, शिक्षण और साहित्य सेवा में समर्पित रहे। शिवपूजन सहाय कॉलेज से 1 साल की छुट्टी लेकर पटना आ गए और वहां उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका हिमालय का संपादन किया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का कार्यालय उन दिनों बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की इमारत में हुआ करता था। शिवपूजन जी ने यहाँ निदेशक के पद पर भी कार्य किया। उनके हाथों कई हिंदी मानक ग्रंथ और पुस्तकें प्रकाशित हुईं। सन 1954 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की साहित्यिक सम्मान योजना के अंतर्गत उन्हें आचार्य नरेंद्र देव द्वारा वयोवृद्ध सम्मान दिया गया। इस पुरस्कार की राशि से उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में श्रीमती बच्चन देवी साहित्य गोष्ठी की स्थापना की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने उनकी सभी रचनाओं को शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में प्रकाशित किया। इसी दौरान शिवपूजन ने आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के साथ मिलकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की शोध पत्रिका साहित्य का संपादन किया। शिवपूजन सहाय की प्रतिभा और हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में निर्मित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन का यह परिसर इसलिए भी साहित्यिक तीर्थ है क्योंकि यहाँ आचार्य शिवपूजन सहाय लगभग 1.5 दशक तक रहकर
हिंदी साहित्य को अपनी तपस्या अर्पित करते रहे। सन 1960 में भारत सरकार ने उनके महान कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 1961 में पटना नगर निगम ने शिवपूजन सहाय का नागरिक अभिनंदन किया और फिर सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, लक्ष्मी नारायण, जयप्रकाश नारायण और सुधांशु के साथ शिवपूजन सहाय को भी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई। इन वर्षों के दौरान शिवपूजन सहाय राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण नाम बन गए थे। प्रदेश और देश की साहित्य गोष्ठियों में उनकी बहुत चर्चा होती। राष्ट्रीय स्तर के कई लेखकों और कवियों के साथ उनके बड़े ही घनिष्ठ संबंध थे। उनके शुभचिंतकों में साहित्यकार भी थे, राष्ट्रनेता और राजनीतिज्ञ भी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वो बहुत प्रिय थे। बढ़ती उम्र और लगातार बीमारी के कारण शिवपूजन जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वस्थ होकर वो गांव वापस चले गए। शिवपूजन जी की इच्छा थी कि वो अपना शेष जीवन अपने ही गांव में जाकर शिव की पूजा अर्चना में बिताएं। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 21 जनवरी 1963 को हमारी धरती के इस महान सपूत की आत्मा परमात्मा से जा मिली। शिव जी का व्यक्तित्व गौ की भांति पवित्र और गंगा की भांति निर्मल था। स्वर्गीय शिवपूजन सहाय हिंदी के ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्हें हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद हिंदी के उन निर्माताओं में गिन सकते हैं जिन्होंने अपने रचना कर्म की आहुति हिंदी के विकास के लिए दी है। शिवपूजन सहाय ने जिस साहित्य की रचना की उसके मूल्य और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाना है। शिवपूजन सहाय जी की ऐसी कृतियां जिनका पुनर्मुद्रण जरूरी था और ऐसी ढेर सारी कृतियां जिनका प्रकाशन नहीं हुआ था, जैसे उनके आलोचनात्मक लेख, उनके पत्राचार, उनकी डायरी, इन सब का हमने प्रकाशन करवाया। इन सारी चीजों के लिए सरकार से अपेक्षा किए बिना शिवपूजन सहाय मेमोरियल ट्रस्ट इस दिशा में सक्रिय है। 9 अगस्त 1998 को आचार्य शिवपूजन सहाय की 105वीं जन्मतिथि के अवसर पर एक आयोजन किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसी दिन भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। आचार्य शिवपूजन सहाय आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी रचनाएं, उनके कार्य और हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में उनका महत्वपूर्ण योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।